नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपको बताते हैं बीएचयू से जुड़ी हर बातें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग आपके लिए 6 कोर्सेज चलाते हैं यूजी के। बीएचयू के लिए बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी नर्सिंग, जिसकी लेटेस्ट बैच 7 जनवरी को शुरू हुई है, जिसमें अभी तक एडमिशन चल रहा है। आप अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले इन कोर्स में ज्वाइन करें। इसमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप देख सकते हैं। बात करने वाले हैं एमए हिस्ट्री के बारे में। इसके लिए आप लोग बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। और सबसे पहले इसके बधाई के पात्र हैं अभिनव जी, जिन्होंने 50 से ज्यादा वीडियो पे हमारे कमेंट किए हैं और इस कोर्स का लगातार डिमांड किए हैं। और बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया, लेकिन उनका नाम सबसे पहले लिया गया, क्योंकि लगभग हम लोग से शुरू से ही जुड़े रहे हैं और लगातार इस कोर्स का डिमांड कर रहे हैं आपका प्रेम के साथ। और हम इस कोर्स को आज लेके आए हैं। तो हम बात करेंगे इस एमए हिस्ट्री में सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि कौन कौन लोग एमए हिस्ट्री के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ कितने सीट हैं, बीएचयू के मेन फैकल्टी में कितने सीट हैं, इसके जो और भी एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें कितने सीट्स हैं, और उसमें सीट के साथ साथ मेल के कितने हैं और फीमेल के कितने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के एग्जाम पैटर्न के बारे में, कैसा एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, उसमें कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितना टाइम दिया जाता है, क्या निगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, उसके बारे में। उसके बाद एक्सेप्टेड जो होता है कट ऑफ, जो यहाँ कट ऑफ होने वाले की संभावना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम सबसे जरूरी बात करेंगे सिलेबस के बारे में। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी यहाँ हम बताने जा रहे हैं आपको, हम यहाँ पे एमए का कोई कोर्स नहीं चलाएंगे। आप सबसे पहले इस बात को क्लियर करिए। इसी वीडियो में हम आपको एमए की तैयारी का पूरा स्ट्रेटजी बताएंगे, उसमें कैसे सवाल आने की संभावना ये बताएंगे, और कहां से सवाल उठाए जाते हैं ये बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एमए हिस्ट्री के बारे में, कि आप बीएचयू में इस कोर्स में एडमिशन के साथ कैसे यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि इसमें 10+2+3 पैटर्न, मतलब 10वां, 2 साल का 12वीं और 3 साल का ग्रेजुएशन आपका ये होना चाहिए। और इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको ग्रेजुएशन में, ध्यान रखिए, ग्रेजुएशन में 50% एग्रीगेट मार्क्स आने चाहिए। 50% एग्रीगेट मार्क्स आने चाहिए, तभी आप यहाँ का फॉर्म डाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या हुआ कि 50% आपको मार्क्स यहाँ लाना जरूरी है। दूसरा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या आएगा कि आप जो 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़े हैं उसमें एक सब्जेक्ट हिस्ट्री होना ही चाहिए, मतलब आप हिस्ट्री के साथ ग्रेजुएट होने चाहिए। किसके साथ? हिस्ट्री के साथ। इस बात को पूरी तरह से गांठ बांध ले। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, फिजिक्स के साथ ग्रेजुएशन किए हैं, मैथ के साथ ग्रेजुएशन किए हैं, बायोलॉजी के साथ किए हैं, या फिर दुनिया के किसी और विषय के साथ ग्रेजुएशन किए हैं, तो बीएचयू में हिस्ट्री से आप एमए नहीं कर सकते हैं। यह बात जान लें। आप एमए तभी कर सकते हैं जब आप हिस्ट्री के साथ ही ग्रेजुएट हुए हों। और इसमें एक और बात आपको मैं बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री के साथ अगर आप पढ़े हैं तो भी आप यहाँ एलिजिबल नहीं है एमए हिस्ट्री के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में अगर आपका 3 साल में एंशिएंट हिस्ट्री विषय रहा है ग्रेजुएशन में, फिर भी आप यहाँ एमए इन हिस्ट्री के लिए एलिजिबल नहीं है, बल्कि यहाँ एलिजिबल है एक और कोर्स चलता है यहाँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, AIHC का कोर्स चलता है। आप उसके लिए यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए नहीं। तो यह इस बात को पूरी तरह से आप समझ लें कि कौन कौन लोग यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं। अब हमने हिसाब पे आपको 2 से 3 कैटेगरिया इसका बताया, कैटेगरी बताया कि इतने तरह के लोग ही यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं और कौन कौन फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। इस बात को पूरी तरह से आप समझ लें। तो चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद सीट्स की, कि यहाँ कितने सीट्स हैं और कहाँ कहाँ सीट्स हैं।
तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपको मालूम होगा पहले से ही, अगर आप बीएचयू के बारे में जानते होंगे तब, कि यहाँ एक मेन कैंपस है जो वाराणसी में है, और बाकी इसका अदर कैंपस है, उसका नाम है, सबसे पहले देखिए मेन कैंपस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेन कैंपस में। मेन कैंपस में है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में टोटल सीट्स हैं 77। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में इतने हैं। VCW में है टोटल सीट 30। VCW में है टोटल सीट 30। AMPG में है टोटल सीट 30, और DAV PG कॉलेज में टोटल सीट है 30। मतलब कि आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको मूल रूप से फाइट करना है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए, मतलब मेन कैंपस के लिए। मेन कैंपस जो कि वाराणसी में है, मेन कैंपस, इसके लिए आपको फाइट करना है 77 सीट के लिए, ओनली 77 सीट। लेकिन इसके एफिलिएटेड कॉलेज भी बीएचयू के हैं, ये VCW, AMPG और DAV PG। इसमें आप समझिए, अगर आप लड़का है और सोच रहे हैं कि ये सब हमारे लिए है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप सोचिए कि ये 30 सीट और ये 30 है, ये दोनों सिर्फ लड़कियों के लिए है। ये 60 सीट में सिर्फ लड़कियां ही हैं, क्योंकि ये दोनों कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए है। आपको, अगर आप लड़का हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और DAV PG कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और यहाँ भी कोएड है, मतलब लड़कियां यहाँ भी आ सकती हैं, लेकिन आप यहाँ नहीं जा सकते हैं जो लड़के हैं। मतलब आपको मूल रूप से 77 प्लस 30, मतलब 77 प्लस 30, मात्र इतने के लिए फाइट करनी है। 77 प्लस 30 के लिए आपको फाइट करनी है। तो सोचिए आपके लिए कितना टफ कंपटीशन होने जा रहा है इस MA इन हिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए, और आपको कितना डीप नॉलेज रखना पड़ेगा इस कोर्स में एडमिशन के लिए। तो चलिए, आपको मैंने सीट आपको यहाँ सबसे पहले बता दिया, यहाँ कितने कितने सीट हैं। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न पे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन पैटर्न, यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस MA हिस्ट्री के एग्जाम में। तो जानिए सबसे पहले कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। सवाल कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके सामने, जिनमें एक सही रहेगा, 3 गलत रहेगा, एक ऑप्शन आपको टच करना रहेगा। सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिव हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 120। 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 3 नंबर, तो टोटल हो जाएंगे 360 मार्क्स। कितना मार्क्स रहेगा? 360 मार्क्स का आपका पूरा एंट्रेंस ये होने वाला है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, जिसका आपको खासा ख्याल रखना है निगेटिव मार्किंग का। निगेटिव मार्किंग में क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस होने वाला है। पर क्वेश्चन 1 नंबर माइनस अगर आप गलत करते हैं तो। एक क्वेश्चन है, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन का मार्क पूरी तरह से काट लिया जाएगा। तो आपको निगेटिव मार्किंग पे खास ध्यान रखना है। अब हम देखिए इसमें बात क्या है। अगर आप ये 360 नंबर जो देख रहे हैं, 360 नंबर में पूछा जाएगा सवाल। मूल रूप से हम देखते हैं 120 क्वेश्चन में, देखिए यहाँ तो 4 टाइप से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको अगर ग्रेजुएट आप हिस्ट्री से होंगे तब आपको मालूम ही होगा कि हिस्ट्री का होता है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आपको 120 में यही चारों से सवाल आने वाला है, एंशिएंट से, मेडाइवल से, मॉडर्न से और वर्ल्ड से। तो अगर हम एवरेज निकाल के चलें तो 30-30 क्वेश्चन का एवरेज यहाँ पे आ सकता है कि 30-30 क्वेश्चन चारों से पूछा जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कोई जरूरी नहीं कि यही 30-30 क्वेश्चन ही आए। किसी में बढ़ भी सकता है 5 या 6 क्वेश्चन, किसी में घट भी सकता है। जैसा कि पिछले साल 2018 के एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छा खासा पूछ दिया था और मेडाइवल हल्का सा कम हो गया था। तो मतलब 4-5 क्वेश्चन का एवरेज आप लेके चलेंगे, कुछ ज्यादा और कुछ कम पूछा जा सकता है इसमें। लेकिन अब हम बात करेंगे कट ऑफ की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके अनुसार ही एडमिशन होता है। तो देखिए, बात कर रहे हैं लगातार जितना कंपटीशन बढ़ रहा है, पर ईयर कट ऑफ बीएचयू का लगातार बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा फॉर्म गिर रहे हैं, इस कारण कट ऑफ बढ़ना लाजमी है, क्योंकि सीट तो मात्र इतना लिमिटेशन आपको मैं बता दिया, कितना कम सीट है आप सोच सकते हैं। और कम सीट में आपको एक बात और मैं यहाँ बताना भूल गया, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ फॉर्म गिर किनका रहा है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि बीएचयू के जो खुद के स्टूडेंट हैं, जो यहाँ 3 साल पढ़े हैं, उनकी संख्या लगभग 400 के आसपास है। इस बात का ध्यान रखें,
400 बीएचयू के स्टूडेंट ही एमए में हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहेंगे और उनके लिए भी सीट मात्र उतना ही है। तो आपका फाइट इनसे भी होने वाला है, जो 3 साल लगभग इनका घर रह चुका है, यहाँ के लगभग पैटर्न को वो समझते हैं। तो आपको इनसे भी आगे निकलना है, मतलब आपको बीएचयू के स्टूडेंट से भी ज्यादा मेहनत करना है। और जो बीएचयू के स्टूडेंट है वो भी इस बात को पूरी तरह से समझ लें कि आपके आपस में ही आपका इतना कंपटीशन है, आपका सगा दोस्त, आपका रूम पार्टनर ही आपका इस एग्जाम में कॉम्पिटिटर बनने वाला है। या तो आप साथ मिलकर पढ़ाई करें या उससे ज्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि सीट आपके सामने मात्र इतने हैं और इसी सीट में आपको फाइट करना है। तो आपका फाइट यहाँ इतना तगड़ा होने वाला है। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे कट ऑफ की, जो कट ऑफ लगातार बढ़ते जा रहा है। तो अभी पिछले साल की अगर हम बात करें तो कट ऑफ लगभग 230 के पास गया है जनरल, 230 के आसपास जनरल का कट ऑफ गया है, और जो इस साल बढ़ के 240 तक पहुंचने की संभावना है। अगर आप जनरल में यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो 240 नंबर आपका कट ऑफ हो सकता है। मैं ऐसा बता रहा हूं कि इतना कट ऑफ होने की संभावना है। और कट ऑफ का क्वेश्चन के लेवल पे भी डिपेंड करता है, क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, हर साल बीएचयू अपना क्वेश्चन का लेवल लगभग बढ़ा ही रही है, घटाने का तो संभावना नहीं है। तो क्वेश्चन जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसका लेवल, तो कट ऑफ भी बढ़ रहा है, ये भी बात समझिए। कंपटीशन भी लगातार बहुत मजबूत होते जा रहा है। तो 240 नंबर का लगभग इस बार कट ऑफ आने की संभावना है। ये तो यहाँ एडमिशन की बात हुई, लेकिन अगर आप बीएचयू में आके हॉस्टल लेना चाह रहे हैं तो सोचिए आपको कम से कम 250 तो क्रॉस करना पड़ेगा। 250 नंबर क्रॉस करना पड़ेगा अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं। तो इस अनुसार अपने आप को बढ़ाएं, इस अनुसार मेहनत करें कि आपको 250 नंबर से ऊपर ही आए, इससे कम आने का कोई चांसेस ना बने। इस तरह से आपको मेहनत करना पड़ेगा बीएचयू में आने के लिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे, हाँ कट ऑफ आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे, और कट ऑफ के बात करेंगे। अब जो नया सिस्टम आ रहा है, आपको मालूम होगा, आप लगातार अपडेट रहते हैं, तो 10% रिजर्वेशन जो इस बार केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। बहुत सारे बच्चे इस पे सवाल भी पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जब आप वीडियो जिस समय वीडियो लोड हो रहा है उस समय तक बीएचयू ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली है कि इसमें 10% हम रिजर्वेशन दे रहे हैं या फिर कितना परसेंट सीट बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस प्रकार में एचआरडी मिनिस्ट्री का आया था, जो उनका भाषण आया था, कि उसमें कहा गया था कि बीएचयू अपने हर लेवल पर 25% सीट बढ़ाएगी, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हर लेवल पर अपने 25% सीट बढ़ाएगी और तब 10% रिजर्वेशन देगी। लेकिन अभी तक बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, और अगर ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तो हम एक स्पेशल वीडियो बना के आपके सामने प्रोवाइड करेंगे, जो ऑथेंटिक रहेगा, पूरी तरह से आपको एप्लीकेशन के साथ रहेगा जो बीएचयू से दिया गया है। इस बात को आप पूरी तरह से समझ लें, हमारा कोई भी न्यूज आज तक फेक न्यूज नहीं रहा है। हम पूरे सोर्सेस के साथ कोई भी बात करते हैं। अभी तक हमारा चैनल इसलिए विश्वसनीय लगातार बना हुआ है और लगातार बढ़ भी रहा है, और आपको मैं बता दूं लगातार बढ़ेगा भी, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे बच्चों के भविष्य पे किसी प्रकार का भी कोई प्रभाव पड़े, किसी प्रकार का भी कोई नेगेटिव प्रभाव पड़े, और ना ही कोई लोभ से हम काम करते हैं। हम काम करते हैं बीएचयू के लिए, हम काम करते हैं आपके लिए। यह बात आप पूरी तरह से समझ लें। तो अगर बीएचयू की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और पूरे सोर्सेस के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, सीट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, और क्या होने की संभावना है। तो ये था पूरी तरह से हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम बात करेंगे जो इसका आप इंतजार कर रहे हैं, इसका सिलेबस का। एमए हिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन उठाया जाएगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसका सिलेबस क्या है। आपको मैं बता दिया हूं पहले ही कि इसमें 4 टाइप से सवाल आते हैं, एंशिएंट से, मेडाइवल से, मॉडर्न से और वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो एक एक करके हम सबकी बात करेंगे और आपके सामने इसको रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस की। तो आइए हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस की। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, आप देखिए सोर्सेस एंड प्री हिस्टोरिक कल्चर, मतलब जो प्राचीन भारत के स्रोत हैं और जो प्री हिस्टोरिक कल्चर है, पिलियोलिथिक, नियोलिथिक,
इस टाइप के जितना कल्चर है हमारे यहाँ, जितना आए हैं, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले बात आप समझ लीजिए, अगर आपको एमए इन हिस्ट्री बीएचयू से करना है तो आपको डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा। ऊपर ऊपर आप पढ़ेंगे लुसेंट टाइप का, तब तो यहाँ कुछ होने वाला है नहीं। आपको किसी में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को टच तो जरूर ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टच करेंगे किसको, सोर्सेस की ओर। जो प्राचीन भारत में हमारे यहाँ सोर्स है, प्राचीन भारत में पढ़ने का जितना तरह का बुक है हमारे पास उपलब्ध, उन सभी बुक, उनके राइटर का नाम वो हम याद करेंगे, और प्री हिस्टोरिक कल्चर को हम पढ़ेंगे। जितना तरह का पाषाण काल हमारे यहाँ आया है, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसके बाद ताम्रकाल, कांस्य युग, जितना तरह का युग है उन सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी बात हम ध्यान देंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इससे आप पहले से ही जानते हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तभी एमए कर रहे हैं, हम इस बात को पूरी तरह से मान रहे हैं और आप देख रहे हैं तब। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको बताने का जरूरत ये नहीं है कि कब शुरू हुआ और कैसे हुआ। आपको इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना क्या है कि कौन से खोज जो सबसे पहले हुआ, कि सबसे पहले वहां किन्होंने देखा। इस दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, इन दोनों के बारे में आपको भी पढ़ना होगा कि सबसे पहले, उसके बाद सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है, मतलब डिटेल में। ये नहीं सिर्फ कि हम स्थान का नाम जान गए, जैसे राखी गढ़ी के बारे में जान गए तो हमको जानना पड़ेगा वो कहां पे है, जैसे कौन सा क्षेत्र किस नदी के किनारे पे है। तो इन सभी बातों को आपको क्या है, याद रखना पड़ेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस टाइप से सवाल पूछा जाता है, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है हमारा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड आप जानते हैं कि 1500 से लेके 600 ईस्वी तक, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक रहा है। तो आपको वैदिक पीरियड में दोनों वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड और उसके बाद का जो वैदिक पीरियड आता है उसको आपको पूरी तरह से पढ़ना है। और वैदिक पीरियड के बाद हमारा क्या आता है, महाकाव्याज। महाकाव्याज में कौन कौन, रामायण पढ़ना है, महाभारत के बारे में पढ़ना है, उसे कब लिखा गया, उसे कब फिर मुद्रित किया गया, इसके बारे में आपको डिटेल से जानना पड़ेगा। जैनिज्म और बुद्धिज्म, इससे लगभग हर साल 5 से 6 सवाल आता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे, तो इसको भी आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ये नहीं कि सिर्फ बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ, कहां उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ, लेकिन उसके बारे में और डिटेल से, उनके प्रथम शिष्य कौन थे, प्रथम गुरु कौन थे, इस टाइप से सवाल आता है। सबसे पहले दीक्षित कौन हुआ, इनकी फिर मासी के बारे में पूछा जाता है। उसी तरह से बौद्ध धर्म के बारे में भी जो जितना डिटेल आप पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, अब आपको क्या करना है, अब रिविजन करते रहना है, लगातार आपको माइंड में चलते रहना है, जिससे कभी भूल न जाए, लगातार हम पढ़ते रहें। तो आपको ये रहा महाकाव्याज, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इससे भी सवाल पूछा जाता है। उसके बाद जो हमारे प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए, जैसे पर्शियन आक्रमण और ग्रीक आक्रमण। पर्शियन में कौन, डेरियस के बारे में आप जानते होंगे, और ग्रीक में अलेक्जेंडर, तो आप जानते ही होंगे सिकंदर के बारे में। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि फॉरेन इन्वेजन किसका किसका हुआ, कब हुआ, और किसने किसके काल में हुआ, और किसने किसने किया। जैसे पर्शियन आपको बताया, डेरियस किया था, ग्रीक में सिकंदर आया था। अब फॉरेन इन्वेजन पढ़ने के बाद आपका आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मौर्यास पीरियड, मौर्य काल। मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण राजा आप जानते हैं अशोक है, लेकिन ये तो सब जानता है, आपको इसके बारे में और डिटेल से जानना है। और मुख्य रूप से जानना क्या है मौर्य पीरियड में, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य पीरियड का प्रशासन आपको जानना है। उसमें मंत्री को क्या कहा जाता था, उसमें सेनापति को क्या कहा जाता था, गुप्तचर को क्या कहा जाता था, कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर कैसा होना चाहिए, इस तरह की बात को आपको जानना है। अब हम बात करेंगे इसके बाद, मौर्य पीरियड के बाद शुंगाज। शुंग वंश आप जानते हैं, पुष्यमित्र शुंग जिसका महत्वपूर्ण राजा है, सातवाहन और इंडो ग्रीक मिनांडर, इन तीनों वंशावली के बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। एंशिएंट हिस्ट्री में किसका, शुंगाज के बारे में, सातवाहन के बारे में और इंडो ग्रीक मिनांडर के बारे में, इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। साथ में इसके बाद हम आते हैं 8वां पीरियड, जो भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, किसका, गुप्ता पीरियड के बारे में। और गुप्ता पीरियड आपको मालूम है इसमें सिक्का कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें सिक्का पे आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा गुप्ता पीरियड में। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण राजा हुए उसके बारे में, जैसे समुद्रगुप्त के विजय के बारे में, समुद्रगुप्त जो अपने सिक्के पे क्या लिखवाता था इसके बारे में, इन सब सभी बातों का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। गुप्ता पीरियड में इस टाइप के सवाल बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, इस बात पे आपको फोकस रखना है।
और इसके बाद हम बात करेंगे वाकाटक वंश की। वाकाटक वंश भी कभी कभी एक आध बार पूछा जाता है, और इससे ये जो क्वेश्चन होता है यही सब क्वेश्चन जो है आपको ऊपर ले जाएगा, क्योंकि इतना जो मैं बताया ये सब तो लगभग बच्चे तैयारी करते ही हैं, लेकिन जो वाकाटक आ गया तो वाकाटक में कितने बच्चे क्या होते हैं इसको छोड़ के आगे कर जाएंगे, स्किप कर देंगे, और अगर आप इसको अटेम्प्ट कर लिए तो आप उन सबसे आगे निकल लीजिएगा। तो आपको वाकाटक वंश पे भी फोकस करना है। उसके बाद है जो भारत का जो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बीच का सबसे महत्वपूर्ण वंश है पुष्यभूति वंश, और पुष्यभूति वंश का राजा हर्षवर्धन। इसके बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के उसके बाद हर्षवर्धन का प्रयाग संबंध के बारे में शायद सवाल पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी प्रयाग का जो देख रहे हैं स्थिति लगातार बहुत महत्वपूर्ण है, इस कारण यहाँ सवाल बनाया जा भी सकता है प्रयाग पे। तो हर्षवर्धन का प्रयाग संबंध, यहाँ पे जो इसका मेला लगवाता था, उसके बाद इसके काल में जो चीन यात्री आए थे, चीन यात्री आए थे उसके बारे में भी, ह्वेनसांग उसके बारे में भी आपको जानना है। तो ये हर्षवर्धन का भी यहाँ पे डिटेल। उसके बाद क्या है प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश के बारे में भी आपको पढ़ना है। प्रतिहार वंश के राजा कौन कौन महत्वपूर्ण है आपको मालूम होगा, वत्सराज है, नागभट्ट है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण राजा हुए, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और प्रतिहार वंश के बाद क्या है पाल वंश। पाल वंश जो बंगाल के मुख्य क्षेत्र में पाए जाते थे, उनका क्षेत्र रहा है बंगाल, उसमें धर्मपाल हो गए, देवपाल हो गए, इनके बारे में पढ़ना है। और प्रतिहार पाल पढ़ते समय सबसे इंपॉर्टेंट इस सबका क्या है त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्रिपटाइल स्ट्रगल, जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ है, जिसमें राष्ट्रकूट का लगभग मतलब अधिकतर जीते हैं। हर बार राष्ट्रकूट दक्षिण से आते थे और ऊपर हरा के उत्तर को फिर से वो नीचे चले जाते थे। तो इस बार इसको ट्रिपटाइल स्ट्रगल को भी ध्यान से पढ़िएगा, सवाल पूछा जा सकता है ट्रिपटाइल स्ट्रगल में कौन कौन थे, उसमें किसकी विजय हुई थी, कन्नौज पे, इसका सेंटर इस समय आपको मालूम होगा जब आप एंशिएंट पढ़ रहे होंगे, तो इस समय पूरे भारत का सेंटर बन चुका था कन्नौज हर्षवर्धन के बाद, और उसी कन्नौज के लिए पूरे भारतवर्ष में संघर्ष छिड़ा था, और उसी में इन तीनों राजवंशों ने एक भाग लिया था, कोई इसको हरा रहा था। तो आपको इनको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास तो इतना समय है नहीं कि मैं सबके बारे में बता सकूं, लेकिन मैं इतना जरूर आपको कंसेस कर देता हूं कि आपको इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। जितना टॉपिक मैं बता रहा हूं उनको तो कम से कम आप जरूर टच करें, और मैं तो कहता हूं आप एक अलग से कॉपी जो एमए हिस्ट्री के लिए बना रहे हैं उसमें सबको लिखना शुरू कर दें। इससे आपको क्या सहूलियत होगी एग्जाम टाइम में आपको देखने में। तो इसके बाद आपको कुछ बस मैं और बता रहा हूं जिसको आप अगर एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन अगर उनसे आया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और बाकी बच्चों से आगे निकाल सकते हैं। और वो सब वंश कौन कौन है, परमार वंश, चालुक्य वंश, चंदेल वंश। परमार, चालुक्य, चंदेल, कलचुरी, सेन और चौहान, ये 6 वंशज है जिन पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं, और इन पे अगर आप फोकस करें, इनसे 1-2 क्वेश्चन भी अगर आ गया तो आप बाकी सबको पछाड़ सकते हैं आराम से। परमार वंश के बारे में, चालुक्य वंश, चंदेल वंश, कलचुरी वंश, सेन वंश और चौहान वंश, इन सही पे जरूर आप एक सरसरी निगाह से डालें। आपका कोई भी एक बेस बुक बना लें, आप किसी श्रीवास्तव को बेस बुक बना सकते हैं, या फिर किसी एक बुक को आप बेस बुक बना लें, और उस बेस बुक से ही आपको लगातार पढ़ना है। और अंत में मैं आपको एक बताऊंगा शॉर्ट नोट्स का बुक, आपको उससे भी देख लेना है, तो आपको ये आराम से सॉल्व हो सकता है। इससे कोई भी सवाल जो है उसे आप बना सकते हैं, आप उसका अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो इन पे आप फोकस करेंगे, लेकिन एक बेस बुक जरूर बनाएं। अब हम बात करते हैं इनके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है हमारा संगम काल। संगम पीरियड में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों के रचयिता कौन कौन है, उन ग्रंथों के लेखक कौन कौन है, इनसे भी सवाल पूछा जाता है, और लगभग बार सवाल पूछा भी एक आध बार गया है संगम काल के ग्रंथ से। मुख्य रूप से इसका ग्रंथ का कौन सा नाम है, ये तो रहा मुख्य रूप से उत्तर भारत के जितने वंशज रहे हैं, उत्तर भारत में जितने राजा हुए हैं, और उधर की संस्कृति के बारे में। लेकिन सवाल फंसता भी है दक्षिण भारत से, क्योंकि जो नॉर्थ इंडियन होते हैं, जो नॉर्थ जो हम लोग का लोग होता है, उत्तर भारत के होते हैं, वो उत्तर भारत का सवाल आसान से सॉल्व कर देते हैं, सब धीरे आसान नाम रहता है और उसे याद भी कर लेते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में जाके फंस जाते हैं, दक्षिण भारत के इतिहास में जाके फंस जाते हैं। तो आपको दक्षिण भारत के इतिहास पे बहुत बारीकी तरह से देखना है और बहुत बारीकी फोकस करना है। दक्षिण भारत में कौन कौन, जैसे बादामी के चालुक्य हो गए, बादामी के चालुक्य पे आपको फोकस करना है। बादामी के चालुक्य पे फोकस करने के बाद आपको दक्षिण भारत का बहुत महत्वपूर्ण राजवंश राजपूत जो यहाँ ट्रिपटाइल स्ट्रगल में भी भाग लिए हैं, उनमें ध्रुव के बारे में आपको पढ़ना है। जो राजा ध्रुव रहते हैं जो जीतते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है, तो राजपूत वंश के बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद बादामी के चालुक्य के बाद कल्याणी का चालुक्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल्याणी के चालुक्य पे भी आप एक सरसरी निगाह डालेंगे और लगभग देखते रहेंगे। कल्याणी के चालुक्य के बाद क्या है,
वेस्टर्न गंगेज जो गंग वंश है उसके बारे में भी एक सवाल पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। ऐसा नहीं है कि पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, तो आप इसके बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, होयसल का जो राजवंश है उसके बारे में पूछा गया है। देवगिरी के यादव डायनेस्टी जो होते हैं, देवगिरी के यादव वंश, उसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है, तो आप इस पे भी फोकस करेंगे, आप इसे भी ध्यान से देखेंगे। उसके बाद पल्लव वंश जिसका नाम आप पढ़े ही होंगे और सुने भी होंगे, तो पल्लव वंश पे भी ध्यान देंगे। और उसके बाद पांडे वंश, तो ये जो पांडे वंश था, यहां तक जो मैं आपको बताया साउथ इंडियन का, जितना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा आपको मालूम होगा इंपॉर्टेंट है चोल राजवंश। तो चोल के बारे में और सवाल चोल से पूछा ही जाएगा, इतना बात आप श्योर मान के चलिए कि चोल से 1 या 2 सवाल आना ही आना है, चाहे उसके राजा से आ जाए, राजराज के बारे में आ जाए उसके बारे में, नहीं तो चोल के कल्चर के बारे में। इनका कल्चर आप जरूर याद कर लेंगे या देख लेंगे या फिर किसी भी तरह से आपके कॉपी में जरूर होना चाहिए चोल राजवंश का कल्चर। दक्षिण भारत का जो कल्चर का मुख्य जो बेस है चोल राजवंश, आप उसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, इन चोलाज के बारे में, चोल राजवंश के बारे में। अभी तक मैंने जितना डायनेस्टी बताया, जितना भी राजवंश बताया और जो ही बताया, उन सब के संस्थापक के नाम आपको फोकस में होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ देखिए आप एमए के लिए ज्वाइन करने वाले हैं, यहाँ एमए का एंट्रेंस देने वाले हैं, बीए का एंट्रेंस नहीं देने वाले हैं या फिर कोई और एग्जाम नहीं देने वाले हैं, तो आपको इनके बारे में हल्का डिटेल तो जाना ही पड़ेगा, आपको अंदर तह तक हल्का तो पहुंचना ही पड़ेगा, जिससे आप इनके नजदीक जा सकें। और क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बस ऊपर ऊपर हवा में नहीं पूछा जाएगा कि 8वां जैसे सामान्य ज्ञान उठा लिया और सिर्फ लूसेंट उठा लिया और रट लिए और यहाँ पहुंच गए, ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा। इस बात को आप पूरी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए कि आप सिर्फ लूसेंट पढ़ के यहाँ नहीं निकाल सकते हैं, आपको उसमें डिटेल जाना होगा, एक बेस बुक बनाना होगा और उस बेस बुक में जितना मैंने बताया, ज्यादा टॉपिक नहीं है, 15 से 18 टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। ये नहीं कर रहे हैं हिस्ट्री आप जैसे अभी तक पढ़ रहे हैं पूरी तरह से रट लीजिए, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार पढ़िए क्योंकि आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आने वाला है और ऑब्जेक्टिव टाइप में आने वाला है। अगर आप इन 6 के बारे में अगर एक बार पढ़ लेंगे तो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सॉल्व करने का संभावना 80-25% बढ़ सकता है। और साउथ इंडिया में भी सेम कंडीशन है, साउथ इंडियन की हिस्ट्री के बारे में अगर आप 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी आपको बाकी बच्चे की अपेक्षा बढ़ जाएगा। ये बात पूरी तरह से आप दिमाग में बैठा लें। और एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है, एंशिएंट हिस्ट्री का जो ये पोर्शन है, तो आपको मार्क्स गेन कराएगा, क्योंकि इस पोर्शन में बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि ये बाकी की अपेक्षा कुछ हार्ड पड़ जाता है। इस कारण अगर आप इस पे मेहनत करेंगे तो बाकी की अपेक्षा, बाकी बच्चों की अपेक्षा क्या होगा, आप सुपीरियर हो जाएंगे। आप बीएचयू में आएंगे भी तो आपको मालूम है एमए में हमको एक स्ट्रीम लेना होता है, नहीं तो आप एंशिएंट हिस्ट्री से करें, नहीं तो मेडाइवल से करेंगे, नहीं तो मॉडर्न से करेंगे, तीनों में से कोई एक ही स्ट्रीम चुनना होगा। तो आपको मालूम होगा आजकल ज्यादातर बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री ही ले रहे हैं, क्योंकि एंशिएंट और मेडाइवल कुछ स्कोप के बारे में लगे भी, लेकिन कुछ कड़ा भी है, ये भी बात आपको मानना पड़ेगा। इस कारण अगर आप एंशिएंट पे फोकस करते हैं, इस हिस्ट्री पे फोकस करते हैं, तो आपको मार्क्स भी गेन कराएगा और बाकी बच्चे की अपेक्षा आपका रैंक भी उठाएगा, क्योंकि यहाँ सीट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इस कारण आप एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस को गौर से देखेंगे, इसे पूरी तरह से कॉपी में नोट करेंगे और जरूर पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे किसका, मेडाइवल हिस्ट्री का सिलेबस। मेडाइवल हिस्ट्री में कहां से सवाल उठाए जा सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं मेडाइवल की। तो अब हम बात करेंगे मेडाइवल इंडिया के सिलेबस की, मतलब मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत आप मालूम है पूरे जो भारत का इतिहास है, जितना जो हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं अभी और जिससे सवाल आने जा रहा है, उसमें सबसे छोटा टाइम पीरियड इसका है और इससे सवाल जो आते हैं लगभग बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन उसमें भी हम किस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका सोर्सेस पे, इसके स्रोत के बारे में। तो आपको मालूम है मध्यकालीन भारत में जो स्रोत हैं 2 टाइप के हैं, एक जो पुस्तक सबका लिखा हुआ है अपने अपने राज दरबारियों का, और उसके बाद जो यहाँ आर्किटेक्चर है, स्थापत्य कला है, जो मध्यकालीन शासकों के द्वारा बनाया गया है, उसके बारे में दोनों सोर्सेस हैं। तो आपको दोनों सोर्सेस याद रखने पड़ेंगे, जो पुस्तक के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और जो सोर्सेस के जो स्थापत्य कला के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। तो इन सभी का एक लिस्ट बना लें और लिस्ट को पर डे कम से कम एक बार जरूर देखें, जिससे आपको लगातार ये माइंड में एक्टिव होते रहे और लगातार आप इसके जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, सोर्सेस पे, और सोर्सेस को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अटैक ऑन सिंध पे।
अटैक ऑन सिंध मतलब जो सिंध पे आक्रमण हुआ है सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, उसमें पढ़ेंगे। उस समय सिंध के राजा कौन थे इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सिंध के एरिया के बारे में आपको डिटेल जानकारी इसमें भी रखना है। उसके बाद सिंध के राजा कौन थे और वो कैसे मरे, उसके बाद उनकी पत्नी का जो इनसे साथ रिलेशन था उनके इस घटना से, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आप उसको अटैक ऑन सिंध के आप पूरी तरह से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनी एंड महमूद गजनी एंड मोहम्मद गोरी। जो गजनी और गोरी का भारत पे आक्रमण हुआ है, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव भारत के क्षेत्रों पे पड़ा है, जिस क्षेत्रों में वो आया उसके बारे में, उसके बाद कितने बार अटैक किया, किस किस क्षेत्रों में गया, कहां लूटा, उस पे आप देखेंगे। तो इसका भी लगभग एक क्वेश्चन बनने का संभावना यहां से रहता है। महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी से एक क्वेश्चन इसका बनने का प्रोबेबिलिटी रहता है, गजनी और गोरी से। अब उसके बाद तुर्की इन्वेजन, तुर्की का आक्रमण होता है और भारत में एक राजवंश की स्थापना होती है, एक सल्तनत की स्थापना होती है जिसका कुतुबुद्दीन ऐबक उसका फिर बनता है, उसका मूल रूप से संस्थापक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के बाद। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश हो गए, रजिया सुल्तान हो गए, बलबन हो गए। इन सब के बारे में डिटेल पढ़ना है। मैं यहाँ पे पूरा डिटेल उन लोगों के बारे में लिखा नहीं हूँ क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और सबको हमें आपको बताना है। तो आपको जितना इस ऐबक वंश में जितने भी आगे वंशज है, गुलाम वंश इसको भी कहते हैं, गुलाम वंश में जितने आगे वंशज है उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। बलबन की नीति को आप ध्यान से देखेंगे। बलबन का जो रक्त और लौह का नीति था उसके बारे में आप देखेंगे। उसका जो राजत्व का सिद्धांत था उसके बारे में जरूर फोकस करेंगे क्योंकि राजत्व के सिद्धांत से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एंट्रेंस में भी बलबन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है, उसके द्वारा बनाए गए कुछ जो मस्जिद थे वो इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखेंगे। रजिया सुल्तान जो आपको मालूम है भारत की सबसे प्रथम मुस्लिम शासिका थी, उसके बारे में भी, फिर उसका जो अल्तुनिया वगैरह था उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो उसके बारे में भी आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। गुलाम वंश में तो गुलाम वंश के बाद जो भारत में इसके वंश स्थापित होती है कौन, खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति जो होती है भारत की कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण बाजार नीति है। जो चाणक्य नीति के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति आती है वो बहुत ही मायने रखती है। तो आपको इसकी खिलजी डायनेस्टी में भी अलाउद्दीन खिलजी पे मुख्य रूप से फोकस करना है। बाकी और सभी के बारे में जानना है। खिलजी वंश में जितने शासक हुए उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन किस पे ज्यादा फोकस करना है, अलाउद्दीन खिलजी पे। जैसे गुलाम वंश में सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है आपको, इल्तुतमिश और बलबन पे। उसी तरह इसमें अलाउद्दीन खिलजी पे आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। और उसका लगभग हर नीति, उसका जो विजय है उन सभी के बारे में, मलिक काफूर उसके बारे में पढ़ेंगे, जरूर इसके बारे में जाने। इसका दक्षिण विजय जिसकी दक्षिण नीति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे आप डिटेल से। तो अलाउद्दीन खिलजी आपको डिटेल से इसके माइंड में रहना चाहिए। खिलजी वंश के बाद क्या आ जाएगा, तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो वो 4 घटनाएं रहता है, जो 4 काम करता है उसके बारे में। जो सिक्का पर राजधानी परिवर्तन हो गया, सिक्का जो बदला था, उसके बाद जो आक्रमण करने वाला था, उसके बाद जिसके रीजन में अकाल पड़ा था, इन सभी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिरोज शाह तुगलक जो उसका नहर बनवाया था, इतना विकास का कार्य था। मतलब तुगलक वंश का इन 4 राजाओं के बारे में आप मूल रूप से पढ़ेंगे, उन सभी को अपने माइंड में बैठाए रखेंगे। तुगलक डायनेस्टी भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है और इससे मान के चलिए तो 1 या 2 सवाल आना ही आना है। तुगलक वंश से पूछेगा ही, खिलजी वंश से भी 1 से 2 सवाल आपसे पूछा ही जा रहा है, तो लगातार पूछने की संभावना भी बनी रहती है। इस कारण इन पे आप फोकस जरूर करेंगे तुगलक वंश पे। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश और सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश। सैयद वंश और लोधी वंश को मैं एक ही टॉपिक पे लिया हूं क्योंकि इन दोनों से एक सवाल आने की संभावनाएं बनी रहती है। सैयद वंश और लोधी वंश किसी से एक सवाल आने की संभावनाएं रहती है। सैयद वंश और लोधी वंश तो आपको फिर मालूम है। जो लोधी वंश का होता है सबसे अंतिम राजा इब्राहिम लोधी, जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है और कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है वो इब्राहिम लोधी होता है। इब्राहिम लोधी के बारे में आप खास करके पढ़ेंगे मुख्य रूप से। इसके बाद जो लोधी का जो राजत्व शैली है इसके बारे में आप फोकस करेंगे। क्योंकि आप एमए का एंट्रेंस दे रहे हैं, आप बीए कर चुके हैं, तो इस बात पे फोकस करना है कि जो लोधी का राजत्व नीति है और यहाँ जो बलबन का राजत्व नीति है, इन दोनों पे आप फोकस करेंगे। लोधी का जो होता है किस प्रकार सबको समानता के साथ देखता है और यहाँ बलबन का जो राजत्व नीति है सिजदार पाबोस, वो भी आपको मालूम है। आपको सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि जो 60 2 घंटे का ही 120 क्वेश्चन होता है, आपके पास 2 घंटे समय आता है। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आपके पास समय है पढ़ने और सोचने के लिए। इस कारण हर एक क्वेश्चन पे फोकस करें, टाइम दें, उसके बाद बनाने का प्रयास करें। तो यहाँ सैयद और लोधी वंश मतलब हम लोग गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक देख लेना है आपको ध्यान से।
और जो अब आता है जो सबसे हटके है सूफीज्म और भक्तिज्म, इससे भी 1 से 2 सवाल आ सकता है। सूफीज्म में कौन कौन संत हुए, वो किसको मानने वाले हैं, उसके बाद भक्तिज्म में कौन कौन संत हुए और उनका दक्षिण से उत्तर की ओर क्या क्रम रहा, उनका क्रम में किस प्रकार वो परिवर्तन लाए, उन सभी का नाम एक अलग कॉपी में एक अलग इस तरह से बना ले, एक छोटा में सूफीज्म का, इधर भक्तिज्म का, इन सभी को ध्यान से पढ़ें। सूफीज्म और भक्तिज्म आपको जरूर माइंड में रखना चाहिए। इन सभी के प्रवर्तक के बारे में पूछ सकता है आपसे, एक सवाल पूछने की संभावनाएं बनी रहती है। तो सूफीज्म और भक्तिज्म के बारे में भी आप डिटेल से पढ़ लेंगे। उसके बाद होता क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड राइज ऑफ प्रोविंशियल किंगडम। मतलब जब दिल्ली सल्तनत का पतन होने लगता है, दिल्ली सल्तनत जब धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, उसके बाद जो भारत में क्षेत्रीय राजवंश का उदय होता है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, जो बीए में आप पढ़े ही होंगे और उससे सवाल बनने की संभावनाएं रहती हैं। क्योंकि ये तो जनरल बात हो जाता है, यहाँ तक तो जनरल हो जाता है सवाल बनने की, लेकिन यहाँ से सवाल जो आता है वही एक्स्ट्रा होता है। जैसे एंशिएंट में जो एक्स्ट्रा बनना था उधर से बन रहा था छोटे छोटे राजवंशों से, इसी कारण इसमें भी छोटे छोटे जो वंश होते हैं उनसे सवाल पूछने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जौनपुर का जो राजवंश हो गया, मालवा का हो गया, गुजरात हो गया, मेवाड़ हो गया, बंगाल हो गया, कश्मीर हो गया। जब दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली का सत्ता धीरे धीरे कमजोर होता है तो सब छोटे छोटे क्षेत्रों में इन सब अपना अपना धीरे धीरे राज बैठाना शुरू करते हैं। एक छोटे से जमींदार से जागीरदार से एक बहुत बड़े क्षेत्र पे लोग कब्जा करने लगते हैं। इस कारण इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़िएगा जरूर। मालवा, गुजरात, मेवाड़, बंगाल, कश्मीर और जौनपुर, इन 6 के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद आपके सामने 2 और राजवंश आते हैं मध्यकालीन भारत के, जो दक्षिण में होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन? बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, जिससे सवाल आना तय ही मान के चलिए कि 1 या 2 सवाल इनसे पूछा ही जाता है। आपको मालूम है विजयनगर साम्राज्य में अराबिडू राजवंश हो गए, तुलुक हो गए, सुलुक हो गए, ये सब इनके 4 वंशज हैं, 4 राजवंश है, उनके बारे में, बहमनी साम्राज्य के बारे में आपको इसके इन दोनों के बारे में आप डिटेल से जरूर पढ़ेंगे, बहमनी और विजयनगर के बारे में। और अब हम बात करते हैं सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी 1 से 2 सवाल आते हैं। सल्तनत काल का जो प्रशासनिक व्यवस्था रहता है, प्रशासनिक मतलब क्या हो गया, दीवान बिजारत हो गया, जिसमें वजीर का जो कार्यभार देखा जाता है। उसके बाद आरिज मुमालिक हो गया, सैन्य प्रमुख को आरिज मुमालिक कहते हैं। सदर सदर हो गया, सदर सदर किसको कहते हैं, धार्मिक मामले के प्रमुख को सदर सदर कहते हैं। तो इस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसको क्या कहा जाता है, सैन्य प्रमुख को कैसे क्या कहा जाता है, आरिज मुमालिक कहा जाता है, धार्मिक प्रमुख को सदर सदर कहा जाता है। तो ये भी जरूर आप याद रखेंगे। लगभग 10 से 12 पोस्ट है, 10 से 12 उनके फिर नाम रखे गए हैं अपने भाषा में, तो उनको आप याद रखेंगे। तो सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन आप ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद सिक्के के बारे में भी एक सवाल पूछने की संभावना रहती है। गोरी के समय से ही, गोरी का सिक्का, गजनवी का सिक्का, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय का सिक्का, बलबन के समय का सिक्का, उसके बाद जो आगे आने लगता है उसके समय का सिक्का धीरे धीरे कैसे कमजोर होता है, या फिर क्या क्या उनमें चेंजिंग होती है, किन सिक्के के पीछे लक्ष्मी का मूर्ति बना था, इस टाइप का सवाल भी पूछा जा सकता है और आपको इसका भी ध्यान रखना है। और आपको मैं बता दिया पहले हूं कि जो मुगल जो सल्तनत काल है उसके समय का आर्किटेक्ट जो स्थापत्य कला है, उनसे भी सवाल पूछने की संभावनाएं रहती है। तो सल्तनत काल के स्थापत्य कला पे भी आप एक बार जरूर फोकस करेंगे, एक बार जरूर देखेंगे। अब हम बात करते हैं सल्तनत काल के बाद जब लोधी वंश की समाप्ति होती है तो बाबर द्वारा यहाँ मुगल वंश का नींव डाला जाता है 1526 ईस्वी में। तो मुगल वंश के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। पूरे मुगल पीरियड की अगर बात करें तो अगर 30 सवाल मेडाइवल से आ रहा है तो मुगल पीरियड से 10 सवाल से 12 सवाल आना एकदम तय मान के चलिए कि 10 से 12 सवाल मुगल पीरियड से ही आएगा। बाबर से लेके कहां तक आएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय तक, मतलब बहादुर शाह जफर तक, मतलब 1526 से लेकर 1857 तक मुगल पीरियड। 1857 क्रांति के बाद खत्म हो जाता है मुगल का काल। ऐसे 1707 तक ही माना जाता है। आपको मालूम होगा कि औरंगजेब तक ही मुगल काल मुख्य रूप से था, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, उसको लेटर मुगल कहते हैं। लेकिन आपको मुगल काल बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक का पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, फिर हुमायूं कितना दिन निर्वासित रहे, इसके बाद फिर कब आए, फिर बीच में शेर शाह सूरी के बारे में भी आपको पढ़ना है, सूरी राजवंश के बारे में भी आपको पढ़ना है।
तो शेरशाह सूरी को भी स्किप मत करिएगा, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद हुमायूं हो गए, अकबर हो गए। अकबर का धार्मिक नीति से सवाल बार बार पूछे जाने की संभावना रहती है कि वो कब खत्म किया था धार्मिक कर, फिर आगे चल के कब उसको लगाया गया। उसके बाद महजर के बारे में पूछा जाता है। अकबर की जो दक्षिण नीति रही, अकबर दक्षिण में पहुंचा है, और उसके बाद अकबर जो लगातार पूरे भारत का एक तरह से साम्राज्य, पूरे भारत का शासक बना, उसका जितना बड़ा क्षेत्र रहा, सबके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अकबर के बाद आपको मालूम होगा जो उसके बाद जहांगीर आता है। जहांगीर के बाद, जहांगीर में हम लोग क्या पढ़ेंगे मुख्य रूप से, उसका जो चित्रकला रहता है, उसके चित्रकार रहते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है, उसके चित्रकार का नाम पूछा जाता है। उसके बाद शाहजहां, तो शाहजहां का आपको मालूम उसका जो स्थापत्य कला है, कितने तरह का जो बनवाया है उसका स्थापत्य कला, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो शाहजहां, उसके बाद तो मुख्य रूप से औरंगजेब जो आता है, औरंगजेब की धार्मिक नीति आपको पढ़नी ही पड़ेगी। मतलब आपको बाबर से लेके औरंगजेब तक डिटेल पढ़ना है। और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय तक, जिसे लेटर मुगल कहा जाता है, उस पे भी आपको पूर्ण रूप से फोकस करना है। और एक बात आप गांठ बांध ले कि बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक का टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। जैसे बाबर 1526 से 30 रहे हैं, उस तरह से हुमायूं का कब रहा, शेरशाह सूरी का कब रहा, अब जहांगीर का कब रहा, अकबर का कब रहा, औरंगजेब का कब रहा, उसके बाद जितने रहे हैं इनका कब तक रहा, आपको टाइम पीरियड याद रहना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, अगर आप मुगल यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो मुगल के बाद शिवाजी और मराठा, इससे भी एक सवाल बनने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन आप जरूर ध्यान से देखेंगे, शिवाजी का प्रशासन आप ध्यान से देखेंगे, उससे सवाल बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। शिवाजी का विजय भी आप देखेंगे, शिवाजी जिस तरह से किला विजय किए हैं, उनका भी कभी कभी क्रोनोलाइज वाइज दे देता है, आपको टाइम पीरियड दे देता है। तो शिवाजी और मराठा के बारे में आप पढ़ेंगे। और उसके बाद जब आता है हमारा क्या, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल जैसे दिल्ली सल्तनत का अलग अलग काल रहा है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में पद रहा है, उसी प्रकार मुगल का भी अलग अलग पद रहा है। जो उसके मंत्री रहे हैं, उसके मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके प्रधानमंत्री जो रहे हैं, इस तरह सबका अपना अपना एक अलग नाम दिया गया है। उन सभी पोस्ट के अलग नाम रहे हैं, उन पोस्ट के प्रमुख के अलग नाम रहे हैं, उनका भी एक आप इस तरह से क्रम वाइज बना लेंगे और याद कर लेंगे। तो आपको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी फोकस करना होगा। उसके बाद मुगल काल में जितने आर्किटेक्चर में हमारे यहाँ बढ़ावा हुआ है, पूरे बढ़ावा दिया गया है, और नए नए जो किले बने हैं, नए नए जो आर्किटेक्चर हुए हैं, पेंटिंग हुए हैं मुगल काल में, उन सब पे आपको फोकस करना है, मैं आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद मुगल काल में ट्रेड और कॉमर्स पे भी एक आध सवाल बनने की संभावनाएं रहती है। इसे एक बार पढ़ लेंगे, मैं याद करने के लिए इसे नहीं कह रहा हूँ किसी डिटेल में पढ़े, लेकिन एक बार पढ़ेंगे आप जरूर मुगल काल में जो ट्रेड और कॉमर्स हुए हैं। और उसके बाद जो इसके काल में डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज हुआ है, तो भारत में लैंग्वेज जो है हिंदी बोल रहे हैं, उसका मुख्य रूप से बढ़ावा किसे मिला है, मुगल काल में ही मिला है, जिसके बारे में भी आप डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत और उनके जो सिद्धांत रहते हैं, जैसे अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इस तरह से उनके संत किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, उससे भी पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। और एक और क्या है, मुगल काल में आए विदेशी यात्री। मुगल काल में जैसे अकबर के, जहांगीर के समय में कौन आया है, जिसके बाद अकबर के समय में कौन आया है, इससे एक साथ सवाल बनने की संभावनाएं रहती है, इसे भी देख लेंगे। बाकी जितने मैंने मुगल यहाँ बताया मेरावल एडियर में, सोर्स से लेके इसके डेवलपमेंट तक आप एक बार जरूर सरसरी निगाह से पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे, जहां तक आप जा सकते हैं, जहां तक आप ग्रेजुएशन में जितना आप पढ़े हैं उतना आपको दिमाग में रहना ही चाहिए, क्योंकि आपसे एमए में आ रहे हैं, मतलब आपको ग्रेजुएशन में जितना बेसिक पढ़े हैं, तो बेसिक तो आपको एक लेवल तक आना ही चाहिए। और इतना जितना मैं आप फोकस बताया 19 ठो, इस पे आप फोकस जरूर करेंगे। इसमें भी किसके किसके अंदर हम जहां तक जा सकते हैं वहां तक गए हैं, उसके अंदर किस पे फोकस करना है, इस पे हम बात आपको बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसका मॉडर्न इंडिया का और वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो सबसे पहले बात वर्ल्ड हिस्ट्री का ही करेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया का बात करते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको सिलेबस देने जा रहे हैं। तो आपके सामने है वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस। वर्ल्ड हिस्ट्री से 2018 में जो पिछले साल का एंट्रेंस हुआ, उससे बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया। उसके पिछले साल से बहुत कम पूछा जाता था, जैसे 15 से 16 सवाल पूछे जाते थे, तो चांसेस रहता था कम सवाल पूछेगा। लेकिन 2018 में इस मिथक को तोड़ते हुए बीएचयू उससे लगभग 25 सवाल पूछा। तो इस कारण वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके आपके लिहाज से जो बीएचयू में नहीं पढ़ते हैं। जो बीएचयू के स्टूडेंट हैं उनका तो सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री है, लेकिन अगर आप बाहर हैं, अगर आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस पे फोकस करना। इस कारण आप इसके सिलेबस को ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेनेसा पे। रेनेसा मतलब क्या हुआ, पुनर्जागरण। जो पुनर्जागरण 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद यूरोप में आता है और उधर पूरा मध्य एशिया को प्रभावित करता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है।
पुनर्जागरण के बाद रिफॉर्मेशन मतलब धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है, उसमें मार्टिन लूथर के बारे में आपको जरूर से पढ़ना है धर्म सुधार आंदोलन में, तो आपको रिफॉर्मेशन पे भी ध्यान देना होगा और इसके बारे में पढ़ना होगा। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो आपको आती है इंग्लैंड में, जिसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, इससे भी सवाल पूछने की संभावनाएं बड़ी रहती है। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में मैं कहूंगा कि जितना टॉपिक मैं अभी बताऊं उसे एक बार आप जरूर गूगल करें, अगर आपके पास बुक नहीं है तब एक बार सभी टॉपिक पे जरूर गूगल कर लें और इसे अपने कॉपी में नोट्स कर लें। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में भी आप देख लेंगे, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है, इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जो वैज्ञानिक क्रांति होती है यूरोप में, और उसके बाद पूरे विश्व का मानचित्र ही बदल जाता है, पूरे विश्व का जो रहने सहने का ढंग है, जो पूरी तरह से गतिविधियां हैं वही बदल जाती है इस साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के कारण, क्योंकि इसमें नए नए जो आविष्कार होते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना है कौन सा आविष्कार सबसे पहले हुआ, किस देश में हुआ और उसमें किनका सहायता किया, इस आविष्कार में सबसे ज्यादा किस देश का सहायता किया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसका खोज किसने किया, इसका आविष्कार किसने किया, किस देश को किसने खोजा, तो आपको साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में इसको पढ़ना है। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपको पढ़ना है, जो सबसे कहा जाता है सबसे दुनिया का सबसे प्रथम क्या है, लोकतंत्र है अमेरिका। तो अमेरिका क्या है, अमेरिका के बारे में पढ़ना है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 1789, और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, जो उसके बाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है स्वतंत्रता समानता और भाईचारे बंधुत्व के नाम पे, लेकिन उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो फिर से वहां अपना शासन स्थापित कर लेता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, इसका कैसे शुरुआत हुआ, उसमें वहां कौन राजा थे, जैसे लुईस लुआमा थे, और उसके बाद उसमें दो तरह का दल बना, उसके बाद लॉ ऑफ टेनिस कोर्ट का शपथ हुआ। इस तरह आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको डिटेल से पढ़ना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आपको पढ़ना है यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी, जर्मनी और इटली का जो एकीकरण होता है। जैसे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का हाथ रहता है, इटली में 3 रहते हैं नेता, कौन कौन, मेजनी, काउंट काउर और गैरिबाल्डी। तो इन दोनों के यूनिफिकेशन के बारे में आपको क्या है, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना है कांग्रेस ऑफ वियना, वियना कांग्रेस और पीस सेटलमेंट, इसके बारे में वियना कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, और पीस सेटलमेंट के बारे में भी आपको डिटेल से क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद तुर्की के बारे में आपको पढ़ना है, तुर्की के बारे में जरूर पढ़ेंगे क्योंकि बीएचयू के सिलेबस में तुर्की के बारे में बताया गया है। तुर्की के बारे में आप ध्यान से पढ़ेंगे, तुर्की में क्या होता है, तंजीमात कहलाता है, उसके बाद यंग तुर्क मूवमेंट होता है, उसके बाद इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की का किस प्रकार से योगदान रहता है, और उसके बाद मोहम्मद कमाल पाशा का यहाँ सरकार बनती है। तो आपको तुर्की के बारे में भी डिटेल से पढ़ना है, कहाँ से, तो तुर्की का तंजीमात एरा रहता है वहां से। उसके बाद तुर्की पढ़ने के बाद आपको क्या है, मॉडर्न चाइना के बारे में पढ़ना है। जो मॉडर्न चाइना, जो आज का चाइना है, किस तरह से चाइना अपने आप को विकास किया, किस तरह चाइना सबसे पहले किसका गुलाम रहा, वहाँ कितना ज्यादा शोषण हुआ, मतलब 1839 से लेके 1969 तक आपको चाइना के बारे में पढ़ना है। चाइना किस प्रकार सबसे पहले 1911 में वहाँ सरकार बना, 1911 के बाद फिर वहाँ कम्युनिस्ट का क्रांति आता है, फिर यहाँ सन यात सेन के बाद फिर माओ त्से-तुंग बनते हैं, तो आपको वहां तक पढ़ना है। तो चाइना के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। चाइना को पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ जापान। हिस्ट्री ऑफ जापान से पिछला बार 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं, तो हिस्ट्री ऑफ जापान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। हिस्ट्री ऑफ जापान मतलब जो जापान जो है वो किस तरह सबसे पहले अपने आप को सेपरेट रखता है बहुत दिनों तक, फिर जब अपना द्वार खोलता है तो वहाँ कैसे आक्रमण होते हैं, और वहां से लेकर आपको पढ़ना है कहाँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर तक, जब वहाँ 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम को गिरा के हिस्ट्री ऑफ मतलब जापान को पूरी तरह से शांत करा दिया जाता है। तो जापान के बारे में भी आपको पढ़ना है शुरू से लेकर अंत तक। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में 1914 टू 1918। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना है। इसमें दोनों कौन कौन 2 गुट बने, दोनों गुट के बारे में कैसे लड़ाई हुआ, उसमें विजेता कौन रहा, उसके बाद कौन सा संधि हुआ, फिर वर्साई की संधि, और आपको मालूम होता है वर्साई की संधि होती है, उसके बाद फिर राष्ट्र संघ का निर्माण होता है, तो आपको राष्ट्र संघ के बारे में भी पढ़ना है। और राष्ट्र संघ पढ़ने के बाद फिर जब आता है किसका उदय होता है, तो हिटलर का उदय होता है, तो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, कब से कब तक, 39 टू 45। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर पे भी आप फोकस करेंगे, इसका शुरुआत क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से देश भाग लिए, इसके मूल वजह में कौन था, उसके बाद इसका समाप्ति कैसे हुआ। तो आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ने के पहले आपको हिटलर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब नाजीवाद के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और मुसोलिनी मतलब फासिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हिटलर एंड फासिज्म इन दोनों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा। उसके बाद आपको ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 में रहता है, आर्थिक मंदी,
इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। आर्थिक मंदी के बारे में भी, आर्थिक मंदी क्यों आया, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुए और इसे खत्म किस प्रकार किया गया, उसके बाद अमेरिका में कौन सी नीति लाई गई। तो आर्थिक मंदी अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये माइंड में आ जाएगा। तो आर्थिक मंदी भी आपको पढ़ना है। उसके बाद अरब में नेशनलिज्म होता है, अरब में जो नेशनलिज्म होता है, अरब में जो राष्ट्रवाद का उदय होता है, किस प्रकार होता है, कैसे होता है अरब में राष्ट्रवाद का उदय। तो मतलब अरब भी एक टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है अरब, उसको भी फोकस करेंगे। उसके बाद आपको फिलिस्तीनियन प्रॉब्लम, मतलब फिलिस्तीन का जो होता है समस्या, जो समस्या अभी तक माना जाता है बना हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन। अगर आप करंट वर्ड से जुड़े हुए तब को मालूम होगा फिलिस्तीन और इजराइल का जो लगातार संघर्ष हो रहा है, उसमें फिलिस्तीनियन प्रॉब्लम का शुरुआत कहां से हुआ, इसमें अमेरिका किस प्रकार योगदान दिया, और जो अरब देश है उसमें कैसे इन दोनों के बीच जो लड़ाई होता है, अरब और इजराइल के बीच में जो लड़ाई अभी तक संघर्ष जारी है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है और एक आध सवाल पूछने की संभावना इससे भी बनी रहती है। और एक टॉपिक है ईरान के बारे में, जहां शाहजहां खान के समय से वहां जो क्रांतियां शुरू होती है, शाहजहां खान किस प्रकार वहां स्थापित करते हैं, तो ईरान के बारे में भी आपको डिटेल से क्या है पढ़ना है। तो मतलब आपको रेनेसां से लेके ईरान तक आपको डायरेक्ट पढ़ना है। ये सब तो मूल टॉपिक है जिसे आपको छोड़ना ही नहीं है वर्ल्ड रिवॉल्यूशन में, वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस में। आपको इन सभी पे फोकस करना है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इसे गूगल एक बार जरूर करें, या फिर एक बुक आता है दीनानाथ वर्मा की, छोटा बुक है, मतलब उतना ज्यादा आप नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से ऑथेंटिक बुक है, लेकिन आप दीनानाथ वर्मा को भी टच कर सकते हैं, जो सिलेबस है उसमें मिलेगा। आप अगर बीएचयू के स्टूडेंट हैं फिर भी इन सब पे जरूर फोकस करें, और अगर नहीं है तब तो आपको बहुत ज्यादा इस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल आपको बीएचयू लाने से रोक सकती है या फिर बीएचयू पहुंचाने की हैसियत रखती है। तो इसको वर्ल्ड हिस्ट्री को आप हल्के बना लें और इसे डिटेल से जरूर पढ़ें। अब हम बात करेंगे, तीन हो गया, तो मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस पे, मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से उठाए जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया के सिलेबस पे, जो कि सबसे आसान और सबसे ज्यादा स्कोरिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप 8 क्लास से ही इससे जुड़े रहते हैं। जब आप 8वां में पढ़ना शुरू करते हैं तब से ही 1857 की क्रांति आपके दिमाग में चढ़ने लगती है और झांसी की रानी का तलवार आपके गर्दन पे चलने लगता है। तो आपका लिए इसलिए आसान इसका शुरुआत है। तो लेकिन इसमें क्या है, अब आप एमए करने वाले हैं, आप 8वां में तो है नहीं, तो आपको इसमें भी डीप जाना पड़ेगा कि झांसी की रानी का तलवार का वजन कितना था। ये मजाक का मतलब सवाल है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि आपको इसमें भी डीप जाना पड़ेगा। तो क्या है, सबसे पहले हम करेंगे पॉलिटिकल कंडीशन इन मॉडर्न इंडिया। पॉलिटिकल कंडीशन इन मॉडर्न इंडिया का क्या अर्थ है? मॉडर्न इंडिया हम मानते कब से हैं? तो 1707 से हम मानते हैं कि मतलब मेडाइवल का अंत हो रहा है और मॉडर्न का शुरुआत हो रहा है। तो उस समय का पॉलिटिकल कंडीशन क्या रहा, उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। उस समय छोटे छोटे जो प्रांत थे वहां किसका किसका राजवंश था और वहां किस तरह से शासन हो रहा था, दिल्ली की सत्ता कैसे कैसे कमजोर हो रही थी और बाकी जगह के क्षेत्र किस तरह से मजबूत हो रहे थे। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल कंडीशन इन क्या, मॉडर्न इंडिया में। उसके बाद हमें पढ़ना है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, किस तरह से जो यूरोपियंस हैं भारत में आए हैं, कैसे कैसे पुर्तगाली जाए, पुर्तगाली के बाद फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर आखिर में अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए, और किस तरह से आपको इसमें जानना क्या है, कैसे कैसे उनकी कंपनी का स्थापना भारत में हुआ है। सबसे पहले कौन यूरोपियन यहाँ कंपनी स्थापित किया, कहाँ स्थापित किया, उसको किसने इजाजत दी, कौन अंग्रेज सबसे पहले किससे मिले, किस क्षेत्र में अपना सबसे पहला कब्जा किया, इन सभी के बारे में आपको अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया में पढ़ना है और डिटेल से पढ़ना है। मैं उतना डिटेल आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर मैं आपको इतना हर एक टॉपिक पे हिंट जरूर कर दे रहा हूँ कि आप जाएं और इसको खोजें और अपनी कॉपी में नोट्स करें और लगातार इससे जुड़े रहें। उसके बाद जब यूरोपियन से यहाँ आ गए तो अपना पैर धीरे धीरे पसारना शुरू करता है। कहा जाता है बेड पे जब आके कोई बैठता है तो सोचता है जरा सा सो ले, तो वही वाला हिसाब जब यूरोपियन यहाँ करने वाले लगते हैं तब आता है एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, जो भारत में आके अंग्रेज और फ्रेंच लोग यहाँ लड़ाई करते हैं। और एक और नया नाम इसका दिया जाता है क्या, कर्नाटक वार। कर्नाटक वार इसके 3 बार होते हैं, आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसका काउज कहाँ, यूरोप में रहता है और यहाँ युद्ध होता है। फिर संधि 2 का वहाँ यूरोप में होता है और यहाँ जो सेकंड कर्नाटक वार आता है इसका संधि सिर्फ यहाँ होता है और काउज यहाँ रहता है। बाकी दोनों का एक्सला-सपेल के संधि के तहत पहला खत्म होता है, दूसरा यहाँ खत्म होता है, फिर तीसरा पेरिस के संधि के तहत खत्म होता है। आप कर्नाटक बार में पढ़ेंगे, कर्नाटक बार में इसको फिर डिटेल से पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या यहाँ नवाब के बारे में, हैदराबाद के निजाम नवाब के बारे में फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर जिंजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जितना कर्नाटक बार का होता है आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तीनों कर्नाटक बार। उसके बाद क्या आपको पढ़ना है, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, जो अंग्रेज को भारत में स्थापित करते हैं, इंग्लिश रूल को जो भारत में स्थापित करते हैं, उसके बारे में आपको बैटल ऑफ प्लासी
57 और 1764, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। इन दोनों के बारे में सिर्फ डेट नहीं जानना है, डिटेल जानना है। डेट के साथ साथ क्या जानना है, डिटेल जानना है कि कैसे बैटल ऑफ पलासी का जो मेन काउज था कहां पे हुआ, आपको लोकेशन भी पूछ सकता है, उस समय कौन वहां के राजा थे इसके बारे में, फिर कैसे राजा बने, उनके पहले पूर्वज कौन थे, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। मतलब एक छोटे से कॉपी में नहीं काम चलने वाला है, आपको डिटेल से बुक में जाना ही पड़ेगा और आपको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा बैटल ऑफ पलासी और बक्सर में। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, जो बैटल ऑफ मैसूर आपको पढ़ना है, मैसूर का जो बार आता है मैसूर। उसके बाद मराठा बार आपको पढ़ना है, मराठा का जो अंग्रेजों के साथ संपर्क होता है, मतलब जैसे जैसे अंग्रेज जब यहाँ पांव जमाने लगते हैं और उस दरमियान जिस जिस शक्तियों से उनका सामना होता है, आपको उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ना है। आप ये बात मन में बैठा लें। इस मुख्य रूप से तो आपको कर्नाटक बार हो गया, मैसूर हो गया, मराठा हो गया, बैटल ऑफ पलासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, ये जो 4-5 है इनको तो आपको पूरी तरह से याद दिमाग में रखना ही पड़ेगा। बाकी और भी जो संघर्ष हुए, जैसे नेपाल के साथ जो संघर्ष हुआ, नेपाल के लिए, फिर बर्मा से जो लड़ाई हुआ उसके लिए, इन सभी को बारे में जानना है, लेकिन इन सबको क्या है, डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद क्या आपको जानना है, रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति के बारे में सिर्फ झांसी की रानी के बारे में नहीं, किस किस जगह प्रभावित किया, वहां कौन कौन लड़े, वहां के मतलब कौन कौन रूलर रहे और लड़े, उसके बाद उस दबाव को, इस विद्रोह को दबाया किस अंग्रेज ने, इसके बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ना है। डेट भी जरूर ध्यान रखना है, इसमें मंगल पांडे कब फांसी पड़ा इसके बारे में एनसीईआरटी और बाकी बुक में जो कंट्रीब्यूटी जो वहां पे दिक्कत है आपस में कि एनसीईआरटी कुछ कहता है बाकी और कुछ कहता है, आपको किसको मानना है, एनसीईआरटी को मानना है। इस बात पे भी आप फोकस करेंगे तो आपको बैटल ऑफ 1857 का जो क्रांति है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा डिटेल से। उसके बाद जो भारत में रिलीजियस मूवमेंट होता है, 1857 की क्रांति खत्म होने के बाद जो भारत में रिलीजियस मूवमेंट होता है, जिसमें बहुत तरह का संस्था भारत में निर्माण किया जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय तो पहले से ही लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद मुख्य रूप से और आते हैं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं, विवेकानंद आते हैं, ज्योतिबा फुले आती हैं, सत्यशोधक समाज का स्थापना भी होता है, और बाकी जो संत महात्मा देश में रिलीजियस मूवमेंट लाते हैं, जिसमें सामाजिक सुधार भी होता है, धार्मिक सुधार भी होता है। इन सब के बारे में भी क्या है, फोकस करना है और इन सभी के बारे में डिटेल से जानना है। सभी समाज के बारे में, उनके संस्थापक क्या थे, इनके विचार क्या थे, केशव चंद्र सेन के बारे में भी जानना है आपको। जितने भी तरह के और नाम आपको मिलेंगे इसमें सबके बारे में जानना है। राजा राम मोहन राय के बारे में विशेष फोकस करिएगा, दयानंद सरस्वती के बारे में विशेष फोकस करिएगा, ज्योतिबा फुले के बारे में विशेष फोकस करिएगा, स्वामी विवेकानंद के बारे में विशेष फोकस करिएगा। इन सभी के बारे में विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि ये धार्मिक और सामाजिक दोनों रूप से भारत के समाज को प्रभावित करते हैं। इस कारण इन दोनों के बारे में आप विशेष रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, जो भारत में किसान और आदिवासियों का जो विद्रोह होता है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। सन्यासी विद्रोह हो गया, नील विद्रोह हो गया, मोकला विद्रोह हो गया, रंपा विद्रोह हो गया, खासी विद्रोह हो गया, जो उसके बाद राजमहल की पहाड़ियों पर जो विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हो गया। इन सभी विद्रोहों के बारे में आपको पढ़ना है। इनके लीडर कौन थे, कब हुआ, कैसे दबाया गया, कौन गवर्नर थे इस समय के, भारत में उस समय कौन गवर्नर जनरल थे, इन सभी के बारे में चारों तरफ से विस्तृत रूप से अध्ययन आपको करना पड़ेगा, तभी इनका सवाल आपको सॉल्व हो पाएगा। इस जो टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। संथाल विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इस तरह का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा इसको, इस टॉपिक को। उसके बाद भारत में शुरुआत होता है नेशनल मूवमेंट, और उसका शुरुआत हम लोग मानते हैं कब से, 1885 से, कांग्रेस की स्थापना से। तो कांग्रेस की स्थापना के समय से आपको डिटेल से पढ़ना है। उसका स्थापना कहां हुआ, कब हुआ, उसमें कितने सदस्य थे, किस कॉलेज में उसका स्थापना हुआ, इसके बारे में। उसके बाद इसकी किस तरह से बढ़ती है, उसकी पहली बैठक कहाँ हुई, फिर उसके बैठक में पहले मुस्लिम अध्यक्ष कब बने, कब पारसी अध्यक्ष बने, कब दादा भाई नौरोजी बने, कब गोपाल कृष्ण गोखले बने, कब संदेश का प्रस्ताव पारित हुआ। इस तरह से आपको कांग्रेस को आगे बढ़ते जाना है। कांग्रेस का जो मुख्य अधिवेशन रहा उसके बारे में आपको पढ़ना है। 1885 का अधिवेशन, 1907 का अधिवेशन, 1905 का अधिवेशन, 1911 का अधिवेशन, 1917 का अधिवेशन हो गया, 1920 का अधिवेशन हो गया, उसके बाद जो गांधी जी इसमें अध्यक्षता किए वो अधिवेशन हो गया, उसके बाद लाहौर अधिवेशन हो गया, आखिर तक 1947 का जो हो गया। यहाँ तक आपको कांग्रेस के बारे में जो मुख्य अधिवेशन है, उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। किसमें, नेशनल मूवमेंट के प्रथम चरण में। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, 1885 से लेकर 1905 तक आपको जो नेशनल मूवमेंट का काल रहा है भारत में, मुख्य रूप से माना जाता है नरम पंथियों का काल रहा है। नरम पंथी मतलब जो कांग्रेस के जो सबसे मतलब जो नरमपंथी अंग्रेजों से अनुनय विनय करने वाले नेता है, उनका काल रहा है। तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। उससे मुख्य नेता कौन कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, इस तरह के जो नेता थे, दादा भाई नौरोजी थे। तो ये लोग के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है।
उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा भारत में कालखंड आता है 1905 से लेकर 1920 तक का कालखंड, जिसमें उग्रवादियों का मुख्य रूप से हस्तक्षेप आता है। उग्रवादी का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जो मतलब कठोरता के साथ अंग्रेजों का सामना करते हैं, कि अंग्रेजों से अपनी मांग मांगते हैं कि हमें दो, हमारा यह अधिकार है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए। फिर उसके बाद भारत में क्या आता है, इन तीनों के बाद जब सूरत का कॉन्फ्लिक्ट होता है 1907 में, जो सूरत का कांग्रेस का विभाजन होता है। फिर इसी पीरियड में क्या होता है, मुस्लिम लीग आप मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ 1905 से 1920 तक, इसमें आप फोकस किस पे करेंगे, जो देखिए मुस्लिम लीग का स्थापना में फोकस करेंगे, 1907 का जो सूरत विभाजन होता है उस पर फोकस करेंगे, 1911 में जो दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली की राजधानी बना जाता है, उस पर फोकस करेंगे। उसके बाद फोकस करेंगे आप किस पे, गदर पार्टी में फोकस करेंगे, लाला हरदयाल में फोकस करेंगे। सही बातें आप ध्यान से सुनते जाइए और कहीं हो सके तो लिखते भी जाइए। लाला हरदयाल पे आप फोकस करेंगे, कामागाटा मारू प्रकरण पे आप फोकस करेंगे। उसके बाद एनी बेसेंट पे फोकस करेंगे आप, बाल गंगाधर तिलक पे तो करेंगे ही। उसके बाद होम रूल लीग पे पूरी तरह से फोकस करेंगे। होम रूल लीग के बाद जो लखनऊ समझौता होता है 16 में, उस पे आप फोकस करने वाले हैं। उस पे आप जरूर से जरूर फोकस करें, उससे सवाल बनने की संभावना होती है। उसमें जिन्ना के योगदान पे भी आप फोकस करेंगे। मतलब आप पढ़ेंगे तो सबको क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद 17 में जो गांधी जी का धीरे धीरे जब अभ्युदय हो रहा है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद 17 में चंपारण में जो होता है सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह, वहां आप देखेंगे। उसके बाद रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जालियांवाला हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे। और आते आते कहां तक आप आ जाएंगे, 1920 तक आ जाएंगे, असहयोग आंदोलन के बॉर्डर तक आ जाएंगे। असहयोग आंदोलन के बॉर्डर तक आ जाएंगे मतलब 1920 में आप टच कर जाएंगे, तो आपको गांधी इरा का भारत में शुरुआत होगा, जो चलेगा कब तक, 1947 तक मुख्य रूप से। उसके बाद इस पीरियड में क्या किस पे आप फोकस करने वाले हैं, इस पीरियड में आप फोकस करेंगे 1920 में असहयोग आंदोलन से, फिर चौरा चौरी कांड से, फिर स्वराज पार्टी से। स्वराज पार्टी कितने सीटों के साथ भारत में आई, कहां से इलेक्शन लड़ा, कौन उसके संस्थापक थे। उसके बाद स्वराज पार्टी के बाद आप सीधे बढ़ेंगे किस पे, उसके बाद आप बढ़ेंगे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना पे भी आप फोकस इस पे करेंगे। आरएसएस की स्थापना के बाद आप फोकस करेंगे इसमें वल्लभ भाई पटेल पे भी। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट पे आप फोकस करेंगे, नेहरू रिपोर्ट के बाद जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग पे आप फोकस करेंगे। उसके बाद लाहौर अधिवेशन में फोकस करेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता जिसे मांग की गई। और आगे बढ़ के आप किस पे करेंगे, सबने अवज्ञा आंदोलन पे आप फोकस करेंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद आप तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ उस पर फोकस करने वाले हैं। उसके बाद इन तीनों पे फोकस करने के बाद अब जो सांप्रदायिक पंचायत मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया जाता है उस पर आप फोकस करने वाले हैं। और उसके बाद आप पढ़ेंगे जो गांधी जी के द्वारा और इनके अम्बेडकर जी के बीच पुनः पैक्ट होता है, उस पर फोकस करने वाले हैं। और इसके बाद आप पढ़ेंगे फिर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके त्रिपुरी संकट के बारे में आप पढ़ेंगे, जिनमें गांधी जी किनका साथ देते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी क्यों उसके बाद इस्तीफा देते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे कांग्रेस में जो समाजवादियों का प्रवेश होता है आप उस पर फोकस करने वाले हैं। और उसके बाद आप आ जाएंगे किसमें, धीरे धीरे 1940 के दशक में, जहां जिन्ना मांग करते हैं पाकिस्तान की मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद फिर भारत में सांप्रदायिकता का फिर बढ़ावा होता है, फिर क्लिफ्ट मिशन आता है, बेवेल योजना आता है, राजगोपालाचार्य राजा जी योजना आता है। उसके बाद फिर आखिर में आता है माउंट बेटन योजना। और माउंट बेटन योजना के तहत जो भारत का स्वतंत्रता और विभाजन की बात की जाती है, आप उस पर फोकस करने वाले हैं। मतलब आपको 1920 से लेकर 1947 तक जो आप लगातार यहाँ पे क्या करेंगे, फोकस करने वाले हैं 1920 से लेकर 1947 तक, जिसमें आपको इतना तरह जितना मैं टॉपिक अभी बताया, इन सभी टॉपिक पे आपको क्या करना है, पूर्णतः फोकस करना है, उस पर डिटेल से जानकारी लेनी है। क्वेश्चन उठाया जाता है तो यहीं से उठाए जाने की प्रबल संभावनाएं होती है। उसके बाद आप किस पे करेंगे, गवर्नर जनरल पे। भारत में जो पहले वारन हेस्टिंग्स से लेके कहां तक, लुई माउंटबेटन तक, इन सभी के बारे में, सभी का टाइम पीरियड, सभी का पूरी तरह से जो होता है कालखंड, इसके बारे में आप फोकस करेंगे। किसके कालखंड में क्या क्या हुआ, आपको इस पे, जैसे सती प्रथा किसके कालखंड में रोका गया, सती प्रथा आप ही खुद बताइए किसके कालखंड में सती प्रथा रोका गया। उसके बाद जो मैकाले का योजना आता है वो सब। उसके बाद फिर जो भारत में सिविल सर्विसेज की स्थापना होती है सब, मतलब जितना तरह का होता है, बेलेजली का कालखंड, सहायक संधि किसके बीच हुआ है, सहायक किसके कालखंड में हुआ है, गवर्नर जनरल के बारे में आप डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। और आखिर में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे, जो भारत में संवैधानिक विकास होता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 91 का, उसके बाद 1813 का, 1833 का, 1853 का, 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, उसके बाद आगे चल के आखिर में 1909, 1919, 1935, 1947, इन सभी एक्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपका मॉडर्न हिस्ट्री का ये फिर पोर्शन लगभग कवर हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया किसका किसका, एंशिएंट का, मिडाइवल का, मॉडर्न का और वर्ल्ड हिस्ट्री का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि दुनिया में ऐसी कोई पुस्तक नहीं बनी है अभी तक, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिनमें इन चारों पोर्शनों कवर किया जाता है। यह बात आप सबसे पहले कान खोल के और दिमाग को शांत करके समझ लें। इस कारण जो बार बार आप लोग पूछते हैं फोन करके कि सर कौन सी पुस्तक पढ़ें जिनमें हमको सब मिल जाए, तो इसी पुस्तक कोई अभी तक नहीं मरे हैं मेरे भैया कि जिनमें चारों आ जाए। आपको मैंने यहाँ सिलेबस इसलिए बताया कि आप गूगल करें ना करें, किताब जाए, लाइब्रेरी जाएं, घर बैठे नदी में जाएं, चाहे समंदर में जाएं, आपको इन सभी टॉपिक को खोजना है, क्योंकि आपको बीएचयू आना है। आपको इस साधारण यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे हैं बस इस तरह को झोला उठाए चल दिए जाके वहां एडमिशन ले लिए। आप यहाँ मास्टर्स कर रहे हैं, इसका अर्थ समझते हैं आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। आपके पास इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप बुक से नहीं, सिर्फ एक बुक में अगर आप खोजेंगे कि हमको इतना चीज मिल जाए, तो ऐसा कौन राइटर होगा भाई जो इतना मोटा बुक बनाएगा आपके लिए, जिसमें एंशिएंट के नियोलिथिक और मतलब पूरा पाषाण काल से शुरू करे मॉडर्न 1947 तक लेके आ जाए। इतना समग्र ज्ञानी तो दुनिया में शायद ही पैदा हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई नहीं होगा। जो भी ऐसा अगर लिखेगा भी भाई समय तो चोरी से ही लिखेगा, इतना बड़ा कोई ज्ञानी अभी तक पैदा नहीं हुआ है। तो आप इस बात को कान खोल के एकदम दिमाग से सुन लें कि ऐसा कोई पुस्तक नहीं है। आपको खोजना है, कहीं से आप खोजें, चाहे आप समंदर के गहराई में चले जाएं, चाहे आसमान की ऊंचाई में चले जाएं, आपको इन सभी टॉपिक को खोजना है जब आपको बीएचयू आना है। क्योंकि आपके लिए कितना सीट है? मात्र 77 सीट है। अगर आप जनरल कैंडिडेट में आना चाहते हैं तो आपके लिए मात्र इतना सीट है, और आपको फोकस करना है, आपको लड़ना है कि इनसे बीएचयू के धुरंधरों से जो आपके 3 साल पहले ही एंट्रेंस क्वालिफाई करके बीएचयू में पढ़ रहे हैं। आपको उनसे सामना करना है जो लगातार आपसे संघर्ष करने के लिए दो हाथ पहले से ही कर चुके हैं और सबसे पहले यहाँ जानते हैं। तो इसके संघर्ष करने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल तक जाना पड़ेगा। लेकिन आप हरास ना होइए, ये नहीं कि अगर इतना नहीं पढ़ पाए तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, आप सभी टॉपिक के बारे में जान सकते हैं। लगभग मैं सब टॉपिक को छू दिया हूँ। इसके लिए आपके लिए बहुत आसान है, गूगल में जाना, बस टाइप करना और खोज के लिख लेना। इतना बड़ा भी कोई हुआ नहीं इसको बनाना है। आपको माइंड बस कंट्रोल रखना है। इतना सीरियस, आप 3 साल तो यही पढ़े हैं ना। आपका जब ग्रेजुएशन, आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता चुका हूं कि जब आप ग्रेजुएट हिस्ट्री से हैं तभी आ सकते हैं। मतलब 3 साल आप इसको पढ़े हैं, तो बस आपको क्या करना है, जो धूल जमी चुकी है बस उसको बस हटा देना है। धूल हटेगा अपने आप यहाँ आ जाइएगा, उसमें कोई टेंशन लेना है नहीं। जितना सिलेबस में आपको बताया आप उतना पे फोकस करें। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप जरूर इसे लाइक करें। लाइक करने के बाद आप कमेंट करें कैसा लगा, इसमें और क्या क्या दिया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले बता दिए कि अगर आप एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप अभी जाएं www.bhuonline.in पे जाके बीए का यहाँ का सिलेबस डाउनलोड करें। किसका? बीए का सिलेबस। जी हाँ, बीए का सिलेबस यहाँ का डाउनलोड करें। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6ठे सेमेस्टर तक का सिलेबस एक बार आप सरसरी निगाह से देखें। और जो 3rd ईयर का सिलेबस है, मतलब 5वां सेमेस्टर और 6ठा सेमेस्टर का, इसे आप ध्यान से पढ़ें। इसमें जो टॉपिक है उसे आप ध्यान से जरूर पढ़ें, क्योंकि अधिकतर सवाल आने की संभावनाएं इधर से रहती हैं। और जो बीए का जो सिलेबस है बीएचयू का, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा, आप भी एक तरह से बीएचयू के स्टूडेंट बन जाएंगे। और जहां तक बुक का सवाल है, तो मैं आपको एक छोटा सा बुक बताने जा रहा हूं। आप अगर हो सके कहीं भी लोकल मार्केट में मिल सकता है, या नहीं मिले तो मंगवा लें। दृष्टि आईएएस का एक भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन का बुक आता है। क्या? दृष्टि आईएएस का भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन का एक बुक आता है। उसमें इन सभी टॉपिक को छोटे छोटे भागों में लगभग सब टॉपिक को छोटा टच किया है और कवर किया है। लेकिन सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट ना हो। हम फिर से कहेंगे, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको इसके बारे में डिटेल जानना चाहिए। लेकिन अगर आप सुविधा के लिए आप उसे ले सकते हैं तो जरूर ले लें। तो उस बुक के साथ बाकी और जो बुक है, अपना बेसिक बुक आप पढ़े होंगे 3 साल, कहीं भी पढ़े होंगे तो आप उसे रखें अपना, धीरे धीरे पढ़ें, आराम से पढ़ें। अभी आपके पास समय है, उतना ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप इतना बात मन में बैठा लीजिए, सीटें कम है, कंपटीशन ज्यादा है, आपको आना है। आप आएंगे तो हमें अपने डिपार्टमेंट में ही पाएंगे एज ए सीनियर। हम आपका मोस्ट वेलकम करेंगे और हमारी टीम भी वहां रहेगी। आप हमारी टीम के 5 से 6 सदस्य आपको वहीं से मिल जाएंगे। मतलब आपको यहाँ सीनियर की कोई कमी नहीं होने वाली है। सभी एकदम प्रेम से रहेंगे, आराम से आके यहाँ डिपार्टमेंट में। आप बस मन से पढ़ें, बीएचयू में आए, आपको यहाँ मोस्ट वेलकम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि अगला जब एंट्रेंस आने वाला है, उसका फॉर्म निकलेगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको कौन देगा? हम ही देंगे। तो बेल आइकन को जरूर दबा दें।